नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंडीशन विल रिजल्ट इन द फास्टेस्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज होगा। ऑप्शंस हैं कोल्ड डे विद हाई ह्यूमिडिटी, ठंडा दिन और अधिक आर्द्रता। ऑप्शन बी है हॉट विंडी डे विद लो ह्यूमिडिटी, गर्म तेज हवा वाला दिन और कम आर्द्रता। ऑप्शन सी है क्लोज रूम विद नो एयर मूवमेंट, बंद कमरा बिना हवा के। ऑप्शन डी है वाटर कैप्ड इन ए नैरो बोतल, संकरी बोतल में रखा पानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, हॉट विंडी डे विद लो ह्यूमिडिटी, गर्म तेज हवा वाला दिन और कम आर्द्रता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वाष्पीकरण तेज करवाना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हवा की स्पीड तेज़ होनी चाहिए और हवा के अंदर जो नमी है वो कम से कम होनी चाहिए। और ऐसा कब होता है? ऐसा गर्मियों के दिनों में होता है। तो यहाँ पर नीचे दिखाया भी गया है। देखो यहाँ पे कपड़े गर्मियों में कितने अच्छे से सूख रहे हैं। यानी अगर हवा के अंदर नमी कम होगी, हवा तेज़ चलेगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो वाष्पीकरण है वो सबसे तेज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर मेनली ड्यू टू। बर्फ वाले ठंडे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें मुख्यतः किस कारण बनती हैं। देखो यहाँ पर गिलास दिखाया गया है और उस गिलास के अंदर पानी है और बर्फ़ है। तो हमने कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि उस गिलास के बाहर पानी की बूंदें फिसल के नीचे जाती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो गिलास है वहाँ से अंदर से पानी लीक हो गया, या फिर ऐसा होता है कि बाहर से कहीं और से पानी आ गया। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है लीकेज फ्रॉम द ग्लास, गिलास से रिसाव। मेल्टिंग ऑफ आइस आउटसाइड द ग्लास, बाहर की बर्फ का पिघलना। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हवा में उपस्थित जलवाष्प का संघनन। ऑप्शन डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द ग्लास, गिलास द्वारा नमी का अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। यानी हवा के अंदर जो नमी होती है, जो वाटर वेपर होते हैं, वो जब ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंस होके यानी ठंडे होकर के वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तो वो पानी कहाँ से आता है? बाहर नमी से आता है। हवा के अंदर जो नमी है वो पानी होता है, ना कि उस गिलास से पानी बाहर निकल गया। गिलास के अंदर से जो पानी है वो कम नहीं होगा। ये पानी कौन सा है? बाहर की नमी वाला पानी है। ऐसा ही जैसे हम फ्रिज की बोतल बाहर निकालते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है, हमने कहीं पर रख दी बोतल, बाद में उसको उठाते हैं तो वहाँ पे देखना पानी आ जाएगा नीचे जहाँ पर हमने वो रखी थी। तो वो कहाँ से आता है? बाहर जो हवा है उसके अंदर जो नमी थी, वाटर वेपर थे, वो कंडेंस होकर के वहाँ पर लिक्विड फॉर्म के अंदर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू बोथ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। द्रव जल और जलवाष्प में कौन सा गुण समान होता है। ऑप्शंस हैं फिक्स्ड शेप निश्चित आकार, एबिलिटी टू फ्लो बहने की क्षमता। ऑप्शन सी है फिक्स्ड वॉल्यूम निश्चित आयतन। ऑप्शन डी है हार्डनेस कठोरता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहने की क्षमता। ये दोनों के लगभग समान होते हैं, यानी पानी भी बह सकता है और वाटर वेपर भी बह सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स वाटर वेपर डायरेक्टली इनटू लिक्विड वाटर। कौन सी प्रक्रिया जलवाष्प को सीधे द्रव जल में बदलती है। यानी वाटर वेपर से द्रव जल के अंदर, लिक्विड के अंदर बदल जाएगा वाटर। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है? ऑप्शन है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवोपरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन में क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड वाटर के अंदर बदल जाएंगे, जैसा यहाँ पर दिखाया भी गया है। वाटर वेपर है यहाँ पे, जलवाष्प है, ये बाद में लिक्विड वाटर के अंदर बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एक्टिविटी यूजिंग ए स्टील प्लेट विद वाटर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर प्रूव्स दैट। स्टील प्लेट पर रखे पानी वाले प्रयोग में पानी गायब होना किस बात को सिद्ध करता है। देखो यहाँ पर स्टेप 1, ये वाला जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहली प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी दिख रहा है आपको, दूसरी प्लेट के अंदर पानी थोड़ा बहुत है यानी कुछ कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं, लेकिन तीसरी प्लेट के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। तो ये पानी गया कहाँ पर? यानी यहाँ पर लिखा हुआ है पानी का गायब होना किस बात को सिद्ध करता है। तो इसके ऑप्शन हैं वाटर शिफ्ट थ्रो स्टील, पानी स्टील में रिस गया। ऑप्शन बी है वाटर चेंज इनटू वेपर्स, पानी जलवाष्प में बदल गया।
वाटर वाज एब्जॉर्ब बाय स्टील, पानी स्टील ने सोख लिया। वाटर वाज एब्स्ट्रॉइड, पानी नष्ट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाटर चेंज्ड इनटू वेपर, पानी जलवाष्प में बदल गया। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर भी दिखाया गया है, वाटर डिसअपियर फ्रॉम द स्टील प्लेट, यानी यहाँ पर देखो मोलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ये जलवाष्प के अंदर बदल जाएंगे। यहाँ पर जलवाष्प यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड वाटर है, जो द्रव जल है, वो जल वाष्प यानी वाटर वेपर के अंदर बदल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट ऑफ वाटर स्प्रेड टू ऑक्यूपाई द इंटायर अवेलेबल स्पेस, जल की कौन सी अवस्था उपलब्ध पूरे स्थान में फैल जाती है। ऑप्शंस हैं आइस, बर्फ, लिक्विड वाटर, द्रव जल, वाटर वेपर, जलवाष्प, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जलवाष्प। जलवाष्प पानी की एक ऐसी अवस्था है जो पूरे स्पेस को घेर लेगी, यानी एक प्रकार से गैस का काम क्या होता है, हम जिसके अंदर भी उसको डालेंगे वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। लेकिन अगर हम बात करें बर्फ़ की, ये सॉलिड है तो इसका आकार तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पर अगर लिक्विड की बात करें तो उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है भाई, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स है। और यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, देखो यहाँ पर ये जो आइस है, इस आइस के पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक हैं, लेकिन लिक्विड के देखो थोड़े से दूर दूर हैं, और वाटर वेपर्स के और भी ज़्यादा दूर हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज एन अर्थन पोट कीप वाटर कूलर देन ए स्टील पोट, मिट्टी का घड़ा स्टील के बर्तन की तुलना में पानी को अधिक ठंडा क्यों रखता है। तो यहाँ पर देखो एक पानी का घड़ा दिखाया गया है जो मिट्टी का है, और इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, तो इसके अंदर छिद्र हैं छोटे छोटे। लेकिन जो स्टील का पोट होता है, जो स्टील का बर्तन होता है, उसके अंदर ऐसे छिद्र नहीं होते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्ले रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, मिट्टी सूर्य का प्रकाश परावर्तित करती है। ऑप्शन बी है वाटर इवेपोरेट्स थ्रू टाइनी पोर्स कोजिंग कूलिंग, छोटे छोटे छिद्रों से पानी वाष्पित होकर ठंडक पैदा करता है। ऑप्शन सी है क्ले प्रोड्यूस कोल्ड एयर, मिट्टी ठंडी हवा बनाती है। ऑप्शन डी है स्टील एब्जॉर्ब्स हीट ओनली एट नाइट, स्टील केवल रात में गर्मी सोखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाटर इवेपोरेट्स थ्रू टाइनी पोर्स कोजिंग कूलिंग, छोटे छोटे छिद्रों से पानी वाष्पित होकर ठंडक पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पर जो मिट्टी का घड़ा है इसके नीचे दिखाया गया है, वाष्पीकरण पानी और घड़े से गर्मी सोखता है, यानी जैसे जैसे वाटर जो है वो वाष्पीकृत होगा तो वहाँ से जो गर्मी है घड़े की वो सोख लेगा। अगर गर्मी सोख लेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो स्टील का बर्तन है उसके अंदर नहीं होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू क्लाउड्स फॉर्म एट हाई अल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पर बादल क्यों बनते हैं। ऑप्शंस हैं एयर बिकम्स वार्मर, हवा गर्म हो जाती है, वाटर फ्रीजेज इमीडिएटली, पानी तुरंत जम जाता है, वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, जलवाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। ऑप्शन डी है डस्ट डिसअपियर्स, धूल समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर दिखाया गया है सतह के पास गर्म हवा, और यहाँ पर नीचे वाटर वेपर्स हैं, और यहाँ पे है वार्म एयर राइजेज अप, गर्म हवा ऊपर उठती है, यानी यहाँ से गर्म हवा ऊपर जाएगी और ये वाटर वेपर्स के अंदर से पास होगी। अब जो सेकंड स्टेप है वो देखो, एयर कूल्स एट हायर अल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पर हवा ठंडी हो जाती है, यानी जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी वहाँ पर ऊपर जाते जाते जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर जो देखो ये टेम्परेचर दिखाया गया है यहाँ से ये कम हो रहा है। तीसरा पॉइंट है वाटर वेपर कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, यानी जो वाटर वेपर थे वो ठंडे होकर क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, यानी वापस से पानी की जो बूंदे हैं उसमें बदल जाएंगे। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स क्लाउड, ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं, यानी इन बूंदों से बादल बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर हैं वो ठंडे होकर के जो छोटी छोटी बूंदें हैं उसमें बदल जाती हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर स्लो डाउन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर द मोस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को सबसे अधिक कम करता है, यानी वाष्पीकरण की जो दर है उसको सबसे कम कौन सा करेगा। तो देखो पहला ऑप्शन है इसका स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, लेकिन हमने पहले ये पढ़ा था कि जितनी हवा तेज चलेगी वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा, तो ये तो गलत हो गया।
ऑप्शन बी है लार्ज सरफेस एरिया, बड़ा सतह क्षेत्र। तो ये बात भी सही है, यानी अगर जो एरिया है वो बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी तेज होगा। तो ये भी नहीं आएगा, इसमें कम वाला बताना है, यानी वाष्पीकरण को कम कौन सा करेगा, तो ये तो बढ़ाएगा, तेज हवा भी बढ़ाएगी। हाई ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता, ये ऑप्शन आएगा इसका, यानी अगर वातावरण के अंदर नमी ज़्यादा होगी, पहले से पानी ज़्यादा है, तो वाष्पीकरण कम होगा, सीधी सी बात है। उससे अगला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइस। बर्फ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इसके, इट हैज ए फिक्स्ड शेप, इसका निश्चित आकार होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, आकार निश्चित है। ऑप्शन बी है इट कैन फ्लो लाइक वाटर, यह पानी की तरह बह सकती है, ये बात गलत है, पानी की तरह कैसे बहेगी अगर फिक्स शेप है तो इसकी। ऑप्शन सी है इट इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, यह पानी की ठोस अवस्था है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट रिटेन्स इट्स शेप व्हेन ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर, दूसरे बर्तन में रखने पर भी अपना आकार बनाए रखती है, बिल्कुल सही बात है, जैसे इसको बोल में रख दिया लेकिन फिर भी इसका आकार वैसा का वैसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी ये जो बात है ये गलत है। इट कैन फ्लो लाइक वाटर, बर्फ पानी की तरह नहीं बहेगी। और यहाँ पर देखो नीचे स्टेट्स ऑफ वाटर दिखाई गई है, यहाँ पर वाटर की सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट है जो बह सकती है, इसी प्रकार से इसकी एक और स्टेट है गैस यानी वाटर वेपर्स, जो बह सकती है और फैल भी सकती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट वाई वाज द वाटर लेवल इनसाइड द ग्लास मार्क्ड, संघनन वाले प्रयोग में गिलास के अंदर पानी का स्तर क्यों चिन्हित किया गया था। यानी जैसे इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, एक गिलास के अंदर ठंडा पानी डाल लिया और बर्फ़ भी डाल ली, तो उसके ऊपर मार्क कर लिया कि भाई पानी यहाँ तक है। क्यों देखने के लिए ये ऐसा ऐसा देखने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ठंडी चीज़ होती है उसके बाहर पानी आ जाता है और वो पानी बह के नीचे चला जाता है, तो क्या वो पानी अंदर से चला गया बाहर, ये देखने के लिए उसके ऊपर मार्क कर दिया। तो ये बाद में देखा गया कि जो मार्क है पानी उतना का उतना रहा लेकिन फिर भी पानी आ गया। और वो पानी कहाँ से आया था, वो हमने पहले बात करी थी, वो पानी बाहर का जो वातावरण है, बाहर की जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वो जब ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो कंडेंस होकर के वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। पहले वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में यानी गैस की फॉर्म में थे, तो बाद में किस में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो वो पानी होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके, टू मेजर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण मापने के लिए, टू प्रूव दैट वाटर वाज नॉट लीकिंग फ्रॉम द ग्लास, यह सिद्ध करने के लिए कि पानी गिलास से नहीं रिस रहा था, टू इंक्रीज कूलिंग, ठंडक बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी यह सिद्ध करने के लिए कि पानी गिलास से नहीं रिस रहा। गिलास से पानी नहीं रिसता है, होता क्या है, वो पानी कहाँ से आता है, जो बाहर की हवा है उसके अंदर जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पानी होता है, ना कि अंदर से बाहर आता है पानी। यानी बोतल का पानी कम नहीं होता है, ना ही गिलास का पानी कम होता है, वो पानी कहाँ से आता है, बाहर वाली जो नमी है वहाँ का पानी है वो। क्वेश्चन नंबर 12, विच कम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ स्टेट, निम्न में से कौन सा अवस्था, सॉरी ये कौन सी आएगी, निम्न में से कौन सी अवस्था परिवर्तन सही दर्शाता है। इसके ऑप्शंस हैं आइस वाटर फ्रीजिंग, बर्फ से जलवाष्प में बदलना जमना कहलाता है। ऑप्शन बी है वाटर आइस, वाटर से आइस में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है। ऑप्शन सी है वाटर वेपर से वाटर में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है। ऑप्शन डी है आइस से वाटर में यानी बर्फ से जल में बदल जाना इवेपोरेशन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाटर वेपर से वाटर में बदल जाना, जलवाष्प से जल में बदल जाना कंडेंसेशन यानी संघनन कहलाता है। और इसके अलावा नीचे देखिए कौन सी स्टेट किस में कन्वर्ट होगी तो उसको क्या बोला जाएगा उस प्रोसेस को। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आइस है, जब आइस पिघल करके लिक्विड फॉर्म में जाएगी तब इसको बोला जाएगा मेल्टिंग। और अगर इसका उल्टा होगा यानी जल अगर जमेगा आइस बन जाएगी तो इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग। इसके बाद में अगला देखो, जब पानी
इवेपोरेट होगा यानी वाष्पीकृत होगा और जल वाष्प के अंदर बदल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। और जब वाटर वेपर या फिर जल वाष्प वापिस से जल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर चला जाएगा जल वाष्प से, तो उसका बोला जाएगा कंडेंसेशन यानी संघनन। फिर उसके बाद में देखो, अगर जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली आइस के अंदर चेंज हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा सब्लिमेशन। और अगर आइस डायरेक्ट वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा डिपोजिशन। क्या बोला जाएगा? डिपोजिशन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर इवेपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तेज वाष्पीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शंस हैं हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, हाई ह्यूमिडिटी अधिक आर्द्रता, लार्ज सरफेस एरिया बड़ा सतह क्षेत्र, फास्ट मूविंग एयर तेज चलती हवा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी अधिक आर्द्रता। यानी अगर नमी ज़्यादा होगी तो नमी ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पूछ रखा है? यहाँ पर ऑप्शन के अंदर है क्वेश्चन के अंदर है तेज वाष्पीकरण होना चाहिए, तो बाकी सभी के अंदर तेज वाष्पीकरण होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तब भी, और हवा अगर तेज चलेगी तब भी। लेकिन ऑप्शन बी इसके अंदर नमी ज़्यादा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रूव्स दैट वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर। कौन सा अवलोकन यह सिद्ध करता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है? देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिखाए गए हैं। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर तैरती है। ऑप्शन बी है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ ए कोल्ड ग्लास, ठंडे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें बनना। ऑप्शन सी है कैंडल मेल्ट्स ऑन हीटिंग, मोमबत्ती का पिघलना। वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, पानी का उबलना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी जो कंडेंसेशन वाला है। जैसे कोई ठंडा गिलास है यानी उसके अंदर ठंडा पानी है तो उसके बाहर अपने आप जो पानी की बूंदें हैं वो बन जाएंगी। तो ये क्या दिखाता है? ये बात दिखाता है कि वायु के अंदर यानी हवा के अंदर नमी होती है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट ऑफ वाटर हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। जल की किस अवस्था का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता? ऑप्शंस हैं सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस, डी प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लिक्विड। लिक्विड का जो आयतन है यानी जो वॉल्यूम है वो निश्चित होती है, वॉल्यूम उतनी की उतनी रहेगी लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जिस भी हम कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी की शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये चौड़ा सा गिलास चौड़ा था तो इसका जैसा शेप ले लिया इसने, ये पतला गिलास था तो ऐसा शेप हो गया इसका। अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाला गया तो इसका शेप ऐसा हो गया। इसका मतलब आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन वॉल्यूम निश्चित है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास आर फॉर्म्ड ड्यू टू। घास पर ओस की बूंदें किस प्रक्रिया से बनती हैं? ऑप्शंस हैं इवोपरेशन वाष्पीकरण से, मेल्टिंग गलना, कंडेंसेशन संघनन, ऑप्शन डी फ्रीजिंग जमना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंडेंसेशन। यानी बाहर जो हवा है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर के वो इसके ऊपर जम जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखो, सुबह ठंडी सरफेस पर एयर के वाटर वेपर्स कंडेंस होकर ड्यू ड्रॉप्स बनाती हैं। सुबह ठंडी सतह पर हवा की जलवाष्प संघनित होकर ओस की बूंदें बनाती हैं। यानी जो ये नीचे घास दिख रही है इसका जो सरफेस होता है सुबह वो ठंडा होता है, तो अगर जो वाटर वेपर हैं इसको टच करेंगे तो वहाँ पर वो ठंडे हो जाएंगे। वो ठंडे होंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वहाँ पर वो जो वाटर वेपर हैं वो बूंदों के अंदर बदल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन ए रेनी डे। बरसात के दिन कपड़े धीरे क्यों सूखते हैं? तो बरसात के दिन क्या होगा? बरसात के दिन नमी ज़्यादा होगी यानी जो हवा है उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इस वजह से जो कपड़े हैं वो धीरे सूखते हैं। ऑप्शंस देखते हैं आप। ऑप्शन है लेस सनलाइट ओनली, केवल कम धूप के कारण, हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस इवेपोरेशन, अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण कम कर देती है। ऑप्शन सी है क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर वाटर, कपड़े अधिक पानी सोख लेते हैं। एयर स्टॉप्स मूविंग कम्प्लीटली, हवा पूरी तरह रुक जाती है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण कम कर देती है।
यानी ह्यूमिडिटी उस दिन ज़्यादा हो जाती है। अगर पानी की नमी, अगर नमी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो सीधी सी बात है वहाँ पर पानी का जो इवेपोरेशन है वो भी कम होगा, तो कपड़े देरी से सूखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डस्ट पार्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट इन क्लाउड फॉर्मेशन बिकॉज दे, बादल बनने में धूल के कण महत्वपूर्ण क्यों हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि धूल के कण महत्वपूर्ण क्यों हैं बादल बनने में। तो चलिए आज पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं, प्रोड्यूस हीट, उष्मा उत्पन्न करते हैं, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन सी, प्रोवाइड ए सरफेस फॉर कंडेंसेशन, संघनन के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं। इंक्रीज विंड स्पीड, हवा की गति बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोवाइड ए सरफेस फॉर कंडेंसेशन, संघनन के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। यहाँ पर वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, वाटर वेपर राइजेज इन द एयर। सेकंड है, डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द एयर, हवा के अंदर धूल के कण होते हैं। वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल, यानी जो वाटर वेपर हैं वो डस्ट के पार्टिकल के ऊपर कंडेंस हो जाएंगे, यानी उनका जो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो वो बूंदों के अंदर यानी लिक्विड के अंदर बदल जाएंगे। टाइनी ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड, ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर पानी बनाती हैं। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे धूल के कण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वाटर साइकिल, जल चक्र का सही क्रम कौन सा है? पहला है रेन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, क्लाउड, यानी पहले रेन होती है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर बादल बनता है। ऑप्शन बी है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है यानी पहले पानी भाप बन के उड़ता है, फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब वाटर वेपर वापस से पानी बन जाएगा, पानी बनने के बाद में क्या होगा, रेन होगी यानी बारिश होगी, फिर बारिश का पानी का कलेक्शन कर लिया जाएगा, कलेक्शन ऑफ वाटर। इसके बाद में है ऑप्शन सी, कंडेंसेशन होगा पहले, फिर रेन होगी, फिर इवेपोरेशन, आइस। इसी प्रकार से ऑप्शन 4 है रेन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, क्लाउड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले वाष्पीकरण होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर बरसात होगी, बारिश होगी, फिर जल का संग्रह किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वाटर वेपर, जल वाष्प के बारे में कौन सा कथन सही है? इट इज़ विजिबल टू आवर आइज, यह हमारी आंखों से दिखाई देती है। इट एग्जिस्ट ओनली आफ्टर बॉइलिंग वाटर, यह केवल पानी उबालने पर ही बनती है। इट इज़ इनविजिबल एंड इज प्रेजेंट इन एयर इवन एट रूम टेम्परेचर, यह अदृश्य होती है और सामान्य तापमान पर भी वायु में उपस्थित रहती है। इट कैन नॉट कंडेंस इनटू वाटर, यह जल में संघनित नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यह अदृश्य होती है और सामान्य तापमान पर भी वायु में उपस्थित रहती है। इट इज़ इनविजिबल एंड इट इज प्रेजेंट इन एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मैथमेटिकल यूवी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ये हमारी प्राथमिकता है।